कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मगध साम्राज्य के बारे में और उस मगध साम्राज्य में हम लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने यह भी पढ़ा था कि सबसे पहले जो आपके मगध साम्राज्य में ही जो आपका नंद वंश है, उस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसको पराजित किया घनानंद को, तो उसके पश्चात उसने मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना किया। उसी मौर्य वंश की स्थापना होने के पश्चात उसमें कई सारे प्रतापी शासक हुए, जिसमें से आपके बिंदुसार एवं अशोक का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। जिनमें से सबसे ज्यादा प्रतापी शासक, जिसको सबसे पहले महान कहा गया, उस आज हम लोग अशोक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हो कि अशोक इतना ज्यादा महान था कि उसकी महानता का वर्णन सिर्फ एक ही वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए आज हम लोग अशोक के बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपका जो है यह आपके अशोक का हम पहला भाग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख शिलालेखों एवं कुछ प्रमुख स्तंभ लेखों के भी बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो रोचक लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके, अशोक महान के बारे में। जो आपका अशोक है वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो अशोक के पिता का क्या नाम था, या फिर अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जो है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, या फिर अशोक कब राजा बना? तो अशोक जो है वो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। एक्चुअली यह जो आपका राज्यपाल है वह एक प्रकार का पद है, जो कि आपके मौर्य साम्राज्य में यह एक पद हुआ करता था, जिसमें से राज्यपाल के पद पर राजा का सबसे ज्यादा निकटतम जो होता था, उसी को राजा जो होता था वह राज्यपाल के पद पर आसीन करता था। और जिस समय अशोक राजा बना, उस समय में वह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, मास्की और गुर्जरा ये दो ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिला हुआ है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिला हुआ है। ठीक है, पुराणों में अशोक का नाम जो है वो अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, जो आपके पुराण है, उन पुराणों में सबसे ज्यादा आपके पता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में किसके बारे में ज्यादा उल्लेख मिलता है? तो आपके वायु पुराण में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? तो मौर्य साम्राज्य का जो विवरण मिलता है वो आपके वायु पुराण है, और उस पुराण में अशोक का नाम जो है वो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का राज्याभिषेक हुआ और अशोक के राज्याभिषेक होने के 8 वर्ष के पश्चात, या फिर कहा जाए कि 8वें वर्ष में अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक बहुत बड़ा विजेता था और उसने इतने महान कार्य किए थे कि कई सारे राज्यों को जीतने के पश्चात जब उसके राज्याभिषेक के 8 साल पूरे हुए, उसके पश्चात उसने कलिंग पर शासन किया। और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग विजय के पश्चात ही अशोक का जो मन था वह अहिंसा की ओर मुड़ गया, यानी कि उसने हिंसा करना छोड़ दिया और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसने शांति का मार्ग अपनाया। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो उस समय में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो जिस समय में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी, जिसके ऊपर अशोक ने अधिकार कर लिया था। प्लानी के अनुसार, प्लानी एक दार्शनिक भी हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई थी। तो प्लानी के अनुसार ये कहा जाता है कि मिस्र का राजा, जिससे फिलाडेल्फस के नाम से जाना जाता है, या फिर कुछ किताबों में उसी फिलाडेल्फस का नाम टालमी सेकंड भी कहा जाता है। तो
प्लानी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टालमी सेकंड के भी नाम से जाना जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का राजदूत भेजा था। ठीक है, तो फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र क्या है तो आपके अशोक की राजधानी थी उस समय में। ठीक है, तो वह कहा गया है कि अशोक के दरबार में फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम था क्या, डियोनिसियस था। ठीक है, तो प्लानी के अनुसार जो फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में अशोक के दरबार में अपना राजदूत भेजा, जिसका नाम था डियोनिसियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया है, तो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए कहां पर निर्माण कराया था, तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका नाम था क्या, कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आजीविकों के रहने के लिए अशोक ने कहां पर गुफाओं का निर्माण कराया था, तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई गई थी, जिसका नाम था क्या, कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। उसी के बाद जो होता है कि जब आपके मौर्य वंश का आगे बढ़ता है, तो मौर्य वंश में अशोक का पौत्र, जिसका नाम दशरथ था, तो अशोक के पौत्र ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में एक और गुफा का निर्माण कराया, जिसको कहा जाता है नागार्जुन गुफा। ठीक है, तो अशोक के पौत्र ने आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। ठीक है, अशोक की माता का नाम क्या था, तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका प्रमाण बहुत ही ज्यादा जगहों पर नहीं मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्योंकि ये ज्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अशोक की माता का क्या नाम था, तो अशोक की माता का नाम है सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, और आप लोग ध्यान देंगे कि कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर यहाँ से एक ट्रेन होकर के जाती है, जिसका नाम भी अशोक की पुत्री के ही नाम से रखा गया है, जिस ट्रेन का नाम क्या है, संघमित्रा है, संघमित्रा एक्सप्रेस। ठीक है, तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही किया है। ठीक है, अगर इसके पहले, अशोक के पहले जितने भी शासक थे, उन्होंने अपनी महत्ता के बखान करने के लिए पुराणों को लिखवाया, कई प्रकार के ग्रंथों को लिखवाया, लेकिन उन्होंने कभी भी शिलालेख के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, तो कई सारे राजाओं ने इसके पहले भी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि पुराणों को लिखवाया था, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखवाए, लेकिन उन्होंने कभी भी शिलालेख नहीं लिखवाया था। शिलालेख लिखने का प्रचलन जो है वो सबसे पहले किसने शुरू किया, तो शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने शुरू किया था। और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अशोक के शिलालेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन सा, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, जिनमें से आपका ग्रीक और अरमाइक अभिलेख जो है वो आपके अफगानिस्तान से मिलते हैं, और इसमें से ये भी कहा जाता है कि जो आपकी ग्रीक अभिलेख है वो आपकी यूनान से भी मिले हुए हैं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख जो है वो आपके उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिला है, और शेष भारत से जो आपके अभिलेख मिले हैं वह आपके ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो ग्रीक और अरमाइक से जो है वो अभिलेख मिले किसमें, अफगानिस्तान। खरोष्ठी लिपि में अभिलेख मिले कहां पर, तो आपके उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, और शेष भारत से जो आपके अभिलेख मिले वह किस लिपि में, तो वह आपके ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो आपके अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख के भी नाम से जानते हैं। तो अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख के ही नाम से जानते हैं।
अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले कब हुई, तो 1750 ईस्वी में हुई। जिसको खोजने का काम किसने किया था, तो इसको खोजने का काम किया था पाद्रे टी फैंथलर ने किया था इसको खोजने का काम। ठीक है, तो 1750 ईस्वी में पाद्रे टी फैंथलर ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को खोजा और अशोक के शिलालेखों को या फिर अभिलेखों को पढ़ने की सबसे पहली सफलता मिली थी सन 1837 ईस्वी में, और वह सफलता मिली है किसको, जेम्स प्रीसेस को मिली है। और सबसे पहले जो आपके अशोक के शिलालेख पढ़े गए हैं वह आपके ब्राह्मी लिपि में ही पढ़े गए हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख सबसे पहले किस लिपि में पढ़े गए, तो वह आपके ब्राह्मी लिपि में पढ़े गए। सबसे पहले कब पढ़े गए, तो 1837 ईस्वी में पढ़े गए, और उसको पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रीसेस ने सबसे पहले इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। अगर हम कहें क्या कि पहले शिलालेख में क्या मिला है, तो अशोक के पहले शिलालेख से मिला है कि पशु बलि नहीं देनी चाहिए, यानी कि पहले शिलालेख से पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख से क्या मिला है, तो दूसरे शिलालेख से अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में बताया कि उसके राज्य में मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। तो इस शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में क्या मिला, तो तीसरे शिलालेख में अशोक ने अपने राज्याधिकारियों को आदेश दिया था कि प्रत्येक 5 वर्ष पूरा होने के पश्चात सभी राज्याधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जाएं, दौरे पर जाएं, और उसमें इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है। तो तीसरा वाला शिलालेख क्या कहता है कि तीसरे वाले शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें साल के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, चौथा वाला में क्या किया है, तो आपका चौथा शिलालेख है कि उसमें भेरी घोष को हटा करके उसकी जगह पर धम्म घोष की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो चौथे वाले आपके शिलालेख में क्या है, तो चौथे शिलालेख में भेरी घोष को हटा करके उसकी जगह पर धम्म घोष की घोषणा कर दी गई। पांचवें वाले शिलालेख में क्या है, तो पांचवें शिलालेख में है कि आपके धर्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो जैसे कि पहले के समय में हुआ करते क्या थे कि राजाओं के पास में राजपुरोहित हुआ करते थे जो धर्म की जानकारी देते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो अशोक के शासन काल में एक नया पद बनाया गया जिसे धर्म महामात्रा के भी नाम से जाना जाता है। तो धर्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, तो वह आपके 5वें शिलालेख से मिलती है। छठवें शिलालेख में अशोक ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है। ठीक है, तो अशोक ने कहा क्या कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सही प्रकार से जीवन को जीने के लिए अपनी आत्मा के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, और उसके लिए उसने अपने 6वें शिलालेख में क्या किया है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है। 7वां एवं 8वां अभिलेख कहा जाए या शिलालेख कहा जाए, उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कहां किया गया है, तो आपके 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। और आपको मैं बता दूं कि इनका जो 7वां वाला शिलालेख है वो सबसे ज्यादा लंबा शिलालेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंटें तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सच्ची भेंटें तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किस शिलालेख में मिला है, तो 9वें वाले शिलालेख से सच्ची भेंटें तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिला है। 10वें वाले शिलालेख से राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, इस बात के बारे में कहा गया है, या फिर अशोक ने अपने राजा तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस बात का आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। यह बात मिली है आपके 10वें शिलालेख से। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ है कि चौथे वाले शिलालेख में भेरी घोष की जगह पर आपके धम्म घोष की घोषणा की गई, और यहाँ पर जो आपका 11वां वाला शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है कि यह आपका धम्म है क्या। 12वें शिलालेख में स्त्री और पुरुष समानता की बात की गई, और उसी समय में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक है,
यानी कि सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समान अधिकार देने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था, तो वह प्रारंभ किया था अशोक महान ने। 12वें शिलालेख में उसने इस बात का व्याख्यान किया है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति उसने किया और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की उसने बात किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीसीएस के एग्जाम में और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन गया है कि किस शिलालेख से अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। तो 13वां शिलालेख ऐसा है जिससे कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उसी शिलालेख में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है। 14वां जो आपका शिलालेख है, उस 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, यानी कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात यह आपका 14वां शिलालेख अशोक ने लिखवाया था और उसमें अशोक ने कहा कि जनता को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। तो 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और वह सभी के सभी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कई जगहों पर आपको 8 मिलेगा, तो वो 8वां वाला जो मिलता है वह आपकी कहां पर कौशाम्बी अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है और वो जो आपका कौशाम्बी अभिलेख है वो अशोक का अभिलेख नहीं बल्कि रानी का अभिलेख है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है, तो वह 7 है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और 6 स्थानों से प्राप्त हुए। सबसे पहली जानकारी मिली है आपकी प्रयागराज स्तंभ लेख की। तो जो आपका प्रयागराज स्तंभ लेख है वह सबसे पहले कौशाम्बी से मिला था। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका प्रयागराज स्तंभ लेख है वो कहां से मिला है, तो प्रयागराज स्तंभ लेख सबसे पहले कौशाम्बी से मिला और अकबर ने उसे इलाहाबाद के किले में रखवाया है। ठीक है, दूसरा है आपका दिल्ली टोपरा। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है, तो यानी कि जो आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वह टोपरा में मिला था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली ले आया। इसके बाद है आपका दिल्ली मेरठ। तो दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख भी सबसे पहले मेरठ में मिला था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ से दिल्ली मंगवाया था, यानी कि दिल्ली ले आया था। इसके बाद है आपका रामपुरवा का स्तंभ लेख। तो आपका रामपुरवा का स्तंभ लेख कहां पर है, चंपारण बिहार में है, जिसकी खोज 1872 ईस्वी में की गई थी और उसको खोजने वाले कौन थे, तो वो थे आपके कार्ल लायल। ठीक है, तो रामपुरवा का स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है जिसकी खोज 1872 में की गई और उसको खोजा था किसने, कार्ल लायल ने इसकी खोज किया था। इसके बाद शहर है आपका लौरिया अरेराज। तो लौरिया अरेराज जो है वो आपका चंपारण का अभिलेख है, चंपारण बिहार में ही है। इसके बाद है आपका लौरिया नंदनगढ़, ये भी आपका चंपारण बिहार है और इसी में ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपका लौरिया नंदनगढ़ वाला क्योंकि इसी वाले स्तंभ लेख में मोर का चित्र भी बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है, तो लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ लेख में जो कि प्रेजेंट टाइम में चंपारण बिहार में है उसमें मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो आपके रुम्मीदेही है, इसको कई जगहों पर रुम्मीदेही भी कहा जाता है। तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख क्या है, आपका रुम्मीदेही है। इसमें धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व हटा देने की घोषणा की गई है और ऐसा माना जाता है कि रुम्मीदेही अभिलेख में यह बात बताई गई है कि उस स्थान पर अशोक ने कोई भी कर नहीं लिया था। ठीक है, तो अशोक के द्वारा सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो आपका रुम्मीदेही है जिसमें धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व कर हटा देने की घोषणा की गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, तो अशोक का 7वां अभिलेख है जो सबसे लंबा अभिलेख है। अभी भी अशोक की महानता के चर्चे अभी और ज्यादा करना बाकी है, तो अपने अगले वीडियो में हम लोग अशोक की महानता से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे।
तब तक आप लोग हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ आप खुद भी एजुकेटेड हो और दूसरों को भी एजुकेटेड करें, इसलिए हमारे इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक बने रहें हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अशोक की महानता की कुछ और चर्चों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।